हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग्स। पिछला चैप्टर जो है ऊतक यानी कि टिश्यू, इसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ चुके हैं हम लोग इसे। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग्स यानी कि जीवों में विविधता। जीवों में विविधता इसका अर्थ होता है कि हम अपने चारों ओर कई सारे जीव जंतु देखते हैं, कई सारे प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे देखते हैं। कुछ पेड़ पौधे, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोगों ने सदृश्य देखा है यानी कि सामने देखा है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमने टीवी में देखा है, लेकिन कुछ ऐसे अचानक वाले पेड़ पौधे, अचानक ऐसे जंतु होते हैं जिन्हें हम पहली बार देखते हैं और हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसे क्या बोलें, ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम जितने भी जंतु देखते हैं, ठीक है, कहा गया है कि आपकी में अभी जो डाटा यहाँ पर बताया गया है वो ये है कि 8.5 लाख जो है वो हमारे एनिमल्स में और 3.5 लाख जो है प्लांट्स में हमें जातियाँ पता चली हैं कि इन दोनों की लगभग 8.5 लाख जो है जंतुओं की यानी एनिमल्स की और 3.5 लाख जो है प्लांट्स यानी पेड़ पौधों की जातियाँ अभी तक हमें ज्ञात हो चुकी हैं, ठीक है। इनमें से कुछ का हम लोगों ने नामकरण भी कर दिया, उनको क्लासिफाई भी कर दिया। अब यहाँ पर नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ये दो चीज़ें नई आई हैं, ठीक है। ये क्या है, तो इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी में, ठीक है, जिसे हम वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं यानी कि टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। कुछ शब्द जो हैं वो नए नए हैं। ये चैप्टर पहली बात तो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें क्योंकि क्लासिफिकेशन भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है इसमें, ओके। तो थोड़ा सा इसमें हमें टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो लिख दें हम लोग कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग्स, ठीक है। जीवों में विविधता, जीवों में विविधता। अब विविधता का अंतर क्या है, विषमताएं, ठीक है, विभिन्नताएं, यानी कि क्या अंतर है। देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमी को। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज़्यादातर जोर देंगे टेक्सोनॉमी में, ठीक है। टेक्सोनॉमी यानी कि इसको हम बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान, ओके। क्या बोलते हैं इसे हम, वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं। टेक्सोनॉमी को हम क्या बोलेंगे, वर्गीकरण विज्ञान बोलेंगे। अभी सिर्फ सुनो, टेक्सोनॉमी होता क्या है। टेक्सोनॉमी होता है कि हम जो जीव जंतु हैं जिनके बारे में हम इंडिविजुअली हर एक जीव के बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि जीव जंतुओं की बात करें तो 8.5 लाख जो है जातियां प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी जाति या प्रजाति क्या होती है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इतने सारे एनिमल्स, जंतु पाए गए हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हर किसी के बारे में स्टडी करना कि इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ें दर्शाता है, क्या इसका खाना पीना है, ठीक है, तो किस तरह का इसमें सेलुलर लेवल है, तो ये सब चीज़ें जानना, हर एक के बारे में जानना, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो ये सब ना हो, अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि हम हर किसी को हम अपने उसे अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी आसान हो जाए, हमें इतनी मेहनत ना करना पड़े। तो इसीलिए हम उन सभी को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर, उन सभी में क्या समानताएं हैं, उन सभी में क्या असमानताएं हैं, इन सभी के आधार पर हम क्या करते हैं, इन सभी जंतुओं को, इन सभी जीवों को अलग अलग समूह में बांट देते हैं, यानी कि हम इन्हें कैटेगराइज कर देते हैं। और यही चीज होती है वर्गीकरण, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी के अंदर ही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचानना, है ना। पहले हम क्या करेंगे, किसी भी जीव को, किसी भी जंतु को पहले पहचानेंगे, उसके सारे कैरेक्टर्स देखेंगे, किस कैरेक्टर से ये मेल खाता है, ठीक है, क्या इसके 4 पैर है तो इसे हम किस में रखें, ये पूंछ है इसकी तो किस में रखें, ये रेंगने वाला है तो हम इसे रेप्टाइल में रख सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमने पहले तो ऐसे समूह बना दिए जिसमें हम अलग अलग कैरेक्टर्स वाले जीव जंतुओं को रखेंगे, किसी में हम रेंगने वाले जीव जंतुओं को रखेंगे, किसी में हम ऐसे जंतुओं को रखेंगे जिनमें इंसिजर टीथ जो होते हैं, जो कुतरने वाले दांत होते हैं, वो पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रोडेंट्स की बात करते हैं, जैसे गिलहरी, चूहा, ये सब हो गए। किसी को हम मैमल्स में रखेंगे, ठीक है, किसी अलग जंतुओं को हम और भी किसी में रख देंगे। तो ये क्या है, अलग अलग समूह बना दिए हम लोगों ने। समूह होते हैं, उपसमूह होते हैं। तो ये समूह यानी कि जो अलग अलग कैटेगरीज हैं,
इन सभी में हम क्या करते हैं, जंतुओं को रख देते हैं इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर, इनकी संरचना कैसी है, इनके लक्षण क्या है, इनकी क्रियाकलापें जो हैं वो क्या हैं, तो इन सभी के आधार पर हम क्या करते हैं, इन्हें अलग अलग समूह में बांट देते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या, क्लासिफिकेशन। तो पहले तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी पहचान करेंगे कि ये कैसे, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, उससे पहले नोट डाउन कर लेंगे, पहचानेंगे। तो इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरीके से इसी में आ जाता है नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, यानी कि नामकरण। इसमें आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, वर्गीकरण। ओके, तो टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान में हमें 3 चीजें पढ़नी है। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचानना, तो पहचानने के लिए हम लक्षण देखेंगे कि सजीव के क्या क्या लक्षण होते हैं, जिनको देख करके हम क्या करेंगे, उन्हें क्लासिफाई करेंगे। दूसरी चीज होती है इनका नामकरण, नॉमेनक्लेचर, कि क्या इस समूह को क्या नाम दें, ठीक है, इस समूह का हम क्या नाम रखें, इस जीव का क्या नाम रखें, तो ये होता है नॉमेनक्लेचर। फिर होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, उनको अलग अलग समूह में बांट देंगे, फिर उसका या फिर नामकरण कर देंगे। तो पहले हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं और फिर उसका नामकरण भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हमने किसी समूह का नाम रख दिया और उस समूह को हमने जिस लक्षण के आधार पर बनाया था कि जो लक्षण इस समूह में रखे जाएंगे, तो जो जीव है, जो जंतु है, जो उस लक्षण को फॉलो करेगा, जो जो कैरेक्टर उसमें होंगे, हम उसे उसी समूह में रख देंगे जिसके कैरेक्टर जो है उस जीव जंतु से मेल खाते हों। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए एक क्लास में कई तरह के बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, एक क्लास में 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। मान लीजिए क्लास 8 की मैं बात कर रही हूँ, क्लास 8 की या क्लास 9 की बात कर रही हूँ। मैंने क्लास 9 में देखा तो उसमें कितने बच्चे थे? 100 बच्चे थे। अब ये इस 100 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहुत लंबी हाइट है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा मोटे हैं, काफी ज्यादा पतले हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ काफी छोटे हैं। तो ये क्या है, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स तो हम नहीं देखते, लेकिन ये यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या है, काफी मोटे हैं, कुछ ऐसे हैं जो काफी छोटे हैं, जिनकी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जो मीडियम है, ठीक है, उनकी हाइट भी सही है, मोटाई भी सही है, ये सभी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उनके कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, एक तरह से उनके लक्षण हो गए जिनको हम देख करके उन्हें पहचान सकते हैं कि ठीक है, तो ये उनकी पहचान होगी। तो हम क्या करते हैं, इनकी पहचान के आधार पर इन्हें अलग अलग समूह में बांट देते हैं। ठीक है, इन्हें हम अलग अलग समूह में क्या करते हैं, बांट देते हैं। हमने मोटे जो बच्चे थे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फैट वाले थे, इनको हमने ए वाले कैटेगरी में डाल दिया। जो बहुत ज्यादा स्लिम थे, जो पतले थे, उन्हें हमने बी में। ठीक है, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, जो टॉल थे, उन्हें मैंने सी में, और जो बहुत शॉर्ट थे उन्हें मैंने कैटेगरी डी में डाल दिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कर दिया उनका क्लासिफिकेशन, और मैंने नाम क्या दे दिया, ए बी सी डी। तो ये मैंने नामकरण कर दिया, ये मैंने उन लोगों को क्लासिफाई कर दिया कि मोटे वाले इसमें रहेंगे, पतले वाले इस बी वाले में रहेंगे, लंबे वाले सी में और छोटे वाले डी में रहेंगे। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या कि अगर मुझे जानना है कि पतले वाले बच्चे किसमें हैं, जिनकी हाइट बहुत छोटी है, तो मैं सीधा सीधा मैं किसको देखूंगी, अगर मुझे पतले बच्चों को देखना है तो मैं सीधा सीधा ग्रुप बी को देखूंगी। ठीक है, इस समूह को देखूंगी। अगर मुझे जानना है कि लंबे बच्चे किस वाले ग्रुप में हैं, तो मैं सी को देखूंगी। तो ये क्या है, मैंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, ताकि मुझे अध्ययन में सुविधा हो। 100 बच्चे थे, उनमें से मुझे हर किसी को एक एक करके अगर मुझे देखना है कि ये बच्चा मोटा है, फिर कौन सा है, फिर वो वाला बच्चा मोटा है, तो इसमें क्या हो रहा था, मेरा टाइम वेस्ट होता। ठीक है, मेरी मेहनत बहुत लगती। लेकिन इसमें क्या हो रहा कि मैंने सीधा सीधा बोला कि जो भी बच्चे इतने मोटे मोटे हैं उन सभी को छांट करके मैंने एक साइड कर दिया, पतले वाले एक साइड कर दिए, ठीक है, लंबे वाले एक साइड, छोटे वाले एक साइड। तो इसमें मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया उनका, तो और उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मैंने उनका कर दिया और नामकरण कर दिया ए बी सी डी। ठीक है, तो ए वाला हो गया फैट वालों के लिए, बी हो गया स्लिम, सी हो गया हमारा टॉल के लिए, और डी हो गया हमारा शॉर्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं क्लासिफिकेशन को। बात समझ में आई? यही होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, लक्षणों के आधार पर, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर उन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारे अध्ययन की सुविधा हो। ठीक है, तो किसके कारण करते हैं हम, अध्ययन में सुविधा हेतु ये क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सेम चीज रहती है। देखो, जंतुओं के लिए भी सेम होगा और प्लांट्स के लिए भी। देखो, क्योंकि किंगडम के बारे में सबसे पहले हम, सबसे बड़ी जो समूह होता है वो किंगडम होगा, और सबसे छोटा समूह जो होता है वो स्पीशीज होगा। ठीक है, जब हम लोग
हम लोग टैक्सोनॉमी हायरार्की देखेंगे, ठीक है, वर्गीय श्रेणियां देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी जो श्रेणी होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो स्पीशीज यानी जाति की होती है, और सबसे बड़ा कौन होता है, जगत यानी कि किंगडम, ठीक है। तो किंगडम तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किंगडम दो होते हैं, कौन कौन से, किंगडम एनिमलिया यानी कि जंतु जगत, और किंगडम प्लांटे यानी कि पादप जगत, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं कि पादपों को भी हम, पादपों में भी जो जो प्लांट्स आ रहे हैं नए नए जातियों के, उन्हें भी हम कैटेगराइज करते हैं, और एनिमल्स में भी जो जो नए नए जंतु आ रहे हैं, नए जातियों के जंतु हैं, ठीक है, जो भी नया जीव है, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते लेकिन उसकी अगर हम कैरेक्टर्स देख सकते हैं, अगर हम किसी कीट को भी देखकर कि हाँ इसमें हो सकता है ये बहुत, इसके पंख हैं, ठीक है, इसमें कई सारे इसके 8 पैर हैं, यानी कि जो 8 पैर हैं, इसके डंक हैं, तो इनकी ये क्या है, ये उसके कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, ये क्या होगा, उसके कैरेक्टर्स हो गए। तो जिस समूह के कैरेक्टर से ये उसके कैरेक्टर्स मेल खाते होंगे, मैं उसी समूह में उसे क्या कर दूंगी, क्लासीफाई कर दूंगी, उसी समूह में उसे डाल दूंगी, ठीक है। तो ये होता है, जैसे कि मैंने इंसेक्ट था वो, तो मैंने क्लास इंसेक्टा में उसे डाल दिया, ठीक है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन, समझ में आई। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं किसको, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं सजीव के, ठीक है। तो इसे नोट करो, चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख लो इसके आगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवों में विविधता। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग्स के कि जिसे देख करके हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़, ठीक है, चीज़ें मैं बोलूँगी कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, ठीक है, सजीव के लक्षण। अब इससे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, जिसमें हम वायरस को देखते हैं, तो वायरस को हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स, सजीव के गुण। सबसे पहले हम कौन सा कैरेक्टर देखें, देखो सजीव के गुण क्या होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। तो पहले तो क्या होता है कि अगर कोई सजीव है तो वो क्या करेगा, श्वसन भी करेगा, ठीक है, सांस भी लेगा और पाचन भी करेगा, इसके बाद जनन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा अगर कोई सजीव है। देखो ये ऐसा नहीं है कि बिना जनन या फिर ऐसा नहीं, ये दो चीजें, श्वसन और पाचन तो हर कोई जीव करेगा। जनन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई जीव बिना जनन या फिर बिना रिप्रोडक्शन के जीवित नहीं रह सकता, ये एक कैरेक्टर है। अगर कोई सजीव है तो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो ये कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल है, ठीक है, कि अगर कोई जीव है तो उसे जनन करना ही पड़ेगा अगर उसे जीवित रहना है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई जीव अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, अपनी पीढ़ी को बनाए रखना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये भी क्या है, कैरेक्टर्स है, जनन होगा उसमें, ठीक है, आदि क्रियाकलापों को करेगा, ठीक है। ये तो मैंने पहली चीज बता दी कि अगर कोई सजीव है तो उसमें ये चीजें तो होंगी। इसके अलावा हम पहले बात करते हैं कोशिका संरचना की। पहले हम बात करते हैं कोशिका संरचना, यानी कि इसे हम बोलते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर की। अब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, याद करो चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेल में हमने पढ़ा था किसके बारे में, सेल में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में कि कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिनमें जो प्रिमिटिव क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल ऐसा नहीं है, कोई भी कोशिकांग ऐसा नहीं है जिसके चारों ओर क्या हो, झिल्ली पाई गई हो, ठीक है। तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में देखें तो हर एक सेल के बाहर क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, झिल्ली पाई जाती है। जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, एडवांस होता है, ठीक है, अच्छा संरचनात्मक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसमें जो उसके क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन पदार्थ है ना, वो एक सर्कल के अंदर बंद रहता है, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर देखी थी। सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सिस्टमैटिक फॉर्म में। तो ये कोशिका संरचना है। ये कोशिका संरचना कितने तरह की है, ठीक है। सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है, जो सेल है वो हमारा प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो ये भी कोशिका संरचना में हम देखते हैं। तो कोशिका संरचना या सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे कि सेल के अंदर की जो संरचना है वो कैसी है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा प्रिमिटिव यानी कि पुराने टाइप का होता है, ठीक है। उसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, जो हमारा क्रोमैटिन पदार्थ है ना वो ऐसे ही तैरता रहता है सेल के अंदर ही, ठीक है। कोई झिल्ली उसके ऊपर नहीं होती है। और कोई भी जो सेल ऑर्गेनल है, उन सभी सेल ऑर्गेनल जितने भी उसमें कोशिकांग होंगे उन सभी के चारों ओर क्या होगी, झिल्ली नहीं होगी। लेकिन हम यूकैरियोटिक में क्या देखते हैं कि केंद्रक अगर होगा तो केंद्रक झिल्ली होगी, ठीक है। क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इसके अलावा भी जो सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग होंगे उन सभी में क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड है, ये पहला हो गया, ठीक है। इसको मैं पहला बोल दूं, इसको मैं दूसरा बोल देती हूँ। तीसरी चीज हम देते हैं शरीर संरचना। शरीर संरचना, शरीर संरचना यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर। अब बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, शरीर संरचना का मतलब है कि शरीर बनेगा या नहीं बनेगा मतलब इसका ये है कि बॉडी जो है वो कैसी है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय है, या फिर जो जीव है वो कैसा है, बहुकोशिकीय है, यानी कि मल्टीसेलुलर। अब इसके बारे में हम जान चुके हैं तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जीव जो है, बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब है कि बॉडी कैसी है, क्या जो संरचना है क्या वो एक कोशिका से मिलकर क्या एक कोशिका से बना है या फिर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से शरीर जो है उसका निर्माण हुआ है। मतलब इसका ये है कि अगर एक कोशिका से शरीर बना है, एक कोशिका ही है, कोशिका के अंदर ही क्या सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कि हम अमीबा की बात कर लें, जैसे कि हम हाइड्रा की बात कर लें, तो इसमें क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसकी जो शरीर है, जिनका जो शरीर है वो एक कोशिका से ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो ये क्या करते हैं, इनमें लगातार डिवीजन होता है। माइटोसिस होगा यानी कि समसूत्री विभाजन होगा, जिसके द्वारा एक सेल दूसरी सेल बनाएगी, दूसरी तीसरी सेल बनाएगी। मतलब क्या है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे सेल जो है डिवीजन चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होगा, जिससे क्या बनेगा, सेल से ऊतक बनेंगे यानी टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, बॉडी बनेगी, यानी कि पूरा शरीर बन जाएगा। तो ये चीज होती है कि शरीर का निर्माण जो है, शरीर की संरचना कैसी है, क्या सिर्फ एक कोशिका ही पाई जा रही है जिसके अंदर सारी जो लिविंग की जो प्रोसेसेस हैं, जिनमें सारी क्रियाएं हो रही हैं, या फिर शरीर है या फिर बहुकोशिकीय जीव है जिसमें डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, और जो शरीर है वो अंगतंत्र बना रहा है, ठीक है। ये है, समझ में ये बात। तो शरीर संरचना हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ ली कि 3 चीजें कौन कौन सी, श्वसन, पाचन, जनन आदि क्रियाकलापें करेगा। अगर सजीव है तो कोशिका संरचना होगी, सेलुलर स्ट्रक्चर होगी कि उसमें प्रोकैरियोटिक टाइप का है या फिर यूकैरियोटिक टाइप की सेल है, ठीक है। तीसरा है शरीर संरचना, यूनिसेलुलर है यानी एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय है। चौथा आ जाओ, चौथा वाला पॉइंट ये है कि चौथा है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि प्लांट्स की बात करें और एनिमल्स की बात करें, दोनों का ही जो शरीर है वो अलग अलग है। क्या हमारे अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। क्या हमें जरूरत है कि क्या हमारे अंदर जाइलम फ्लोएम है, नहीं है। क्या प्लांट्स में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर यही है कि शारीरिक संगठन यानी कि शरीर का जो संगठन है वो किस तरह का, या प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही शारीरिक संगठन जो है वो भिन्न होता है, ठीक है। तो शारीरिक संगठन कैसा है, जंतुओं की बात करें तो उनमें हमारा अलग तरह से पाया जाता है। अगर अपनी बात करें तो हमारे अंदर स्टमक होता है, पेट होता है, ठीक है, लीवर होगा, ये हमारे अंग हो गए, ब्रेन होगा। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिमाग होता है, नहीं होता। क्या उनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नहीं पाया जाता। तो ये अंतर होता है कि पादप होंगे और जंतु होंगे, इन दोनों का जो शारीरिक संगठन है वो भिन्न होता है, ठीक है। प्लांट्स की बात करें तो उनमें जो फूड मटेरियल होता है, जो भी पोषक तत्व होते हैं, उनका संवहन कौन करेगा, उनका संवहन करता है जाइलम फ्लोएम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी मटेरियल होगा, उसको अगर एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाना है तो उसका काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी मीडियम होता है। लेकिन प्लांट्स की बात करें तो उनमें सर्कुलेटरी मीडियम यानी कि उनमें ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम होता है वो क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होते हैं। ये अंतर होता है। तो शारीरिक संगठन समझ में आया, दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल में।
तो ये होता है कि प्लांट्स की बॉडी कैसी बनी है और एनिमल्स की बॉडी कैसी बनी है। हमें तो ज़रूरत नहीं है ना, हमें तो ज़रूरत नहीं है कि हम धूप में खड़े हो जाएं कि हम खाना बनाएंगे। अपना खाना हम खुद नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स की बात करें तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये अंतर होता है, ठीक है। लास्ट है कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक संगठन, कार्यात्मक संगठन यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या होता है? कूटपाद होते हैं। अमीबा है ऐसा, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? कूटपाद होते हैं। इस तरह से वो निकाल लेता है, अगर उसे चलना है, उसे अगर मूव करना है एक से दूसरी जगह पर, तो उसमें क्या होते हैं? कूटपाद होते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे अंदर क्या होते हैं? हमारे अंदर क्या होते हैं? 2 पैर होते हैं, ठीक है। हमें अगर एक से दूसरी जगह जाना है तो हम अपने पैरों से चल कर जाते हैं। हमारे अंदर क्या होते हैं? सॉरी, हमारे पास क्या होते हैं? पैर होते हैं, ठीक है, चलने के लिए। अगर हमें एक से दूसरी जगह जाना है तो हमारे पास पैर होंगे, यानी कि पश्चपाद होंगे। तो ह्यूमंस में होते हैं पश्चपाद, और लेकिन अमीबा की बात करें तो अमीबा में होते हैं कूटपाद। क्या होते हैं? कूटपाद होते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो उनमें ना तो पश्चपाद होता है ना ही कूटपाद होता है। वो चल नहीं पाते, वो कैसे? स्थिर होते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या होते हैं? चल सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये एक एक्सेप्शन है। ये वो अलग चीज़ है कि अगर कोई हवा का झोंका आया तो उसने प्लांट को हिला दिया, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन वो खुद अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता, नहीं मूव कर सकता, ठीक है। छुई-मुई इसका एक्सेप्शन है। तो छुई-मुई तो ऐसा है कि वो सेंसेस है, ठीक है। होते तो प्लांट्स में भी सेंसेस होते हैं, ठीक है। वो भी क्या है? सेंस कर सकते हैं, वो भी जो है महसूस कर सकते हैं, कि उनमें भी क्या है? सेंस की पावर होती है, वो भी सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये क्या है? हमारे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स है। लिविंग्स में क्या है? ये सब कैरेक्टर्स होते हैं। अगर कोई लिविंग है तो उसमें ये सारी चीजें होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेल में क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि क्या होता है? उपापचय क्रियाएं होती हैं, जिसका एक भाग होता है अपचयन, दूसरा होता है ठीक है। सेल में क्या होता है? सेल में मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि उपापचयन होगा। उपापचयन में 2 चीजें होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म है, देखो, एनाबॉलिज्म बनना, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म काट देना, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसे तोड़ देना। एनाबॉलिज्म है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, बड़ा अणु बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या है? बड़ा अणु जो है वो टूट टूट करके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, ठीक है। ये होती है 2 चीजें। तो ये मेटाबॉलिज्म, यानी कि कई सारी हमारे अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं हमारे सेल के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक लिविंग का कैरेक्टर है। अगर कोई लिविंग है तो उसमें ये क्रिया भी होगी। तो ये है जीवों में विविधता। आज हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ ली, हम लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी हायरार्की के बारे में, कि जो वर्गी की श्रेणियां होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आई होगी आज की क्लास, ठीक है। तो बाय बाय एंड टेक केयर।